नमस्कार। ससाराम यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 208 के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मैं आज आपको इस चुनाव क्षेत्र की मिट्टी और आंकड़ों के बीच का सच बताऊंगा। हमारा काम यहाँ किसी नेता की आलोचना करना नहीं है। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं। हम यहाँ उन संरचनाओं को, उस सिस्टम को समझने आए हैं जो जमीन पर एक चुनाव का नतीजा तय करता है। तो आइए आंकड़ों के आईने में ससाराम की असली कहानी और उसके स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं ठीक इस एक आंकड़े से 25,443 25,443 वोटों का भारी नुकसान। देखिए, ये महज एक हार का मार्जिन नहीं है, ये एक डीप सिस्टमिक फेलियर, एक बेहद बड़े अंतपात का सबूत है। जब आपका जमीनी नेटवर्क और मतदाताओं के साथ आपका कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है, तब जनता इतना सख्त संदेश देती है जिसे अनदेखा करना किसी भी राजनीतिक गुट के लिए आगे भारी पड़ सकता है। और अब इस 47.49% पर गौर कीजिए। ये आरएलएम द्वारा हासिल की गई निर्णायक जीत का आंकड़ा है। इसने ये बात साबित कर दी कि क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली डेमोग्राफिक ब्लॉक यानी सामाजिक गुट को अगर सफलतापूर्वक एकजुट किया जाए तो क्या नतीजे आते हैं। मौजूदा विधायक को हटाने के लिए एक बेहद सटीक रणनीति बनाई गई और इस एकीकरण ने पिछले सारे चुनावी समीकरण ध्वस्त कर दिए। यहाँ एक और बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, 62.24% का मतदान यानी टर्नआउट। आमतौर पर जब भी इतना हैवी वोटिंग परसेंटेज देखा जाता है तो ये एक हाईली एग्रेसिव, एकदम व्यवस्थित लंबांदी का संकेत होता है। हर बूथ पर वोटर्स को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। और याद रखिए, जब जनता इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर आती है तो इनकम्बेंट्स के लिए अपनी कुर्सी बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर आइए इसे बिहार की मिट्टी से जोड़ते हैं। इस कंस्टिट्यूएंसी की असली नब्ज क्या है? वो बस्ती है सोने केनाल सिस्टम में और उस पर निर्भर कृषि आजीविका में। मिट्टी, बदलते मौसम और किसान का पसीना, यही सासाराम की राजनीति की मूल नींव है। जब तक हम इन जमीनी हकीकतों को, इन खेतों की समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक चुनावी आंकड़े बेजानी रहेंगे। जमीनी हकीकत का सबसे बड़ा हिस्सा ये चार्ट दिखाता है। यहाँ एक विशाल ग्रामीण परिदृश्य है, लगभग 85%। 85% से ज्यादा ये वो हिस्सा है जो यहाँ के इलेक्टोरेट की रीढ़ की हड्डी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जब इन ग्रामीण इलाकों में मूलभूत कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्कीम्स की अनदेखी होती है तो एंटी इनकम्बेंसी की आग सबसे तेजी से यहीं फैलती है। अब आइए समझते हैं यहाँ के गहरे सामाजिक ताने बाने को। 1980 से कुशवाहा समाज का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। लगभग 21.20% शेड्यूल्ड कास्ट आबादी है और शहरी क्षेत्र में करीब 25.58% मुस्लिम आबादी है। इन सभी समुदायों के बीच काम करते हुए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा। ये एब्सोल्युटली क्रूशल है कि हम हर समुदाय की गरिमा बनाए रखें और एक जिम्मेदार, सुशिक्षित सार्वजनिक संवाद यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जगह सुरक्षित रखें। किसी भी एक तबके को लगना नहीं चाहिए कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो आखिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया? आइए इस आउटकम और संरचनात्मक पतन को ठीक से समझते हैं। कहानी पलटी नामांकन के दिन। एक ऐसा उम्मीदवार जिसके खिलाफ 3 आपराधिक मामले लंबित थे, अचानक उनकी गिरफ्तारी हो गई। आप जरा सोचिए, नॉमिनेशन डे पर ही अगर उम्मीदवार पुलिस के चक्कर में पड़ जाएं, तो जमीनी कार्यकर्ताओं पर क्या गुजरेगी? पूरा ग्राउंड ऑपरेशन इंस्टेंटली ठप पड़ गया, कैडे का मनोबल टूट गया और कैंपेन की जो ऑप्टिकल वायबिलिटी होती है वो वहीं चकनाचूर हो गई। यहाँ हमें थोड़ा ठहरना होगा। इन भयानक मानवीय आंकड़ों को ध्यान से देखिए। महिलाओं में 66% एनीमिया, हर 1000 में 47 शिशु मृत्यु दर और 40% बच्चों में कुपोषण। एक समाज के रूप में ये मैट्रिक्स दिल दहलाने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आम जनता का ये गहरा दुख, ये सीवियर पब्लिक हेल्थ फेलियर उन आपराधिक किस्से कहानियों के नैरेटिव के पीछे पूरी तरह दब गया। असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। और स्थिति सिर्फ वहां नहीं रुकी, कुछ और बैकएंड फेलियर्स थे। 2023 के रामनवमी दंगों की वजह से जो रेजिडुअल पोलराइजेशन बचा था, उसने बहुसंख्यक वोट बैंक को विरोधियों के पक्ष में एकदम सख्त कर दिया। इसके ऊपर महागठबंधन के अंदर आपसी तालमेल की कमी और कैंपेन लॉजिस्टिक्स का बिल्कुल गलत आवंटन, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर किसी भी तरह के क्रॉस कम्युनिटी नैरेटिव को बढ़ने ही नहीं दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं।
पिछले 3 चुनावों की इस हिस्टोरिकल मेमोरी को देखते हैं। एक ऐसी सीट जो पेंडुलम की तरह बेहद तेजी से स्विंग करती है। इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। ये साफ दिखाता है कि 2015 और 2020 में महागठबंधन का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। उन्होंने 47% के आसपास अपना वोट शेयर स्टेबली मेंटेन किया था, लेकिन उस प्रगति के ठीक विपरीत 2025 में उनका गठबंधन बुरी तरह बिखरता है। ये कॉन्ट्रास्ट साफ दर्शाता है कि पॉलिटिकल कैपिटल कितनी जल्दी इवैपोरेट हो सकती है अगर उम्मीदवार और सिस्टम में खोट हो। तो आगे का रास्ता क्या है? अगर इस सीट पर किसी भी पार्टी को क्रेडिबल वापसी करनी है तो पुराने दागदार चेहरों को बिल्कुल छोड़ना होगा। 2025 का वो रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल अब नहीं चलेगा। 2030 का आदर्श नेता कैसा होना चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपराधिक रिकॉर्ड बिल्कुल शून्य हो, एक पेशेवर पृष्ठभूमि जैसे कानून, चिकित्सा या कृषि का ज्ञान रखने वाला उम्मीदवार जो यहाँ की डेमोग्राफी में कंप्लीटली फिट बैठे। आइए अब इस निर्देशात्मक सुशासन ब्लूप्रिंट को समझते हैं। एक डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें एक विन फॉरवर्ड स्ट्रेटजी की सख्त जरूरत है। यहाँ थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं। ये 4 कदम का फॉर्मूला है जो ऑपरेशंस को रिएक्टिव पॉलिटिकिंग से निकालकर बिल्कुल हाईली डिसिप्लिन बनाता है। पहला, बुनियादी ढांचा और डेमोग्राफिक रिकॉनेसेंस। दूसरा, नैरेटिव सेटिंग, एक सटीक मनोवैज्ञानिक रणनीति। तीसरा, प्रिसिजन ग्राउंड एक्टिवेशन। और चौथा, सबसे अहम, आखिरी 72 घंटों का आक्रामक वोटर एक्सट्रैक्शन स्प्रिंट। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए। अब इन टैक्टिक्स को जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा? नए और स्थानीय कार्यकर्ताओं का 100% पुनर्गठन, 50,000 नागरिक शिकायतों की जियो टैगिंग और मैपिंग, और कम से कम 40,000 महिला मुखियाओं तक सीधी पहुंच, क्योंकि सिस्टम फेल होने पर सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। लेकिन सुनिए, इन सभी जमीनी कार्यों और डेटा ट्रैकिंग को करते समय एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इंडिया के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत प्राइवेसी और कंसेंट, मतदाता की गोपनीयता और सहमति का सख्ती से पालन होना अनिवार्य है। नागरिक की जानकारी उसकी निजी संपत्ति है। इसका पूरा आदर एक प्रोफेशनल अभियान की मूल शर्त है। सासाराम इस वक्त ठीक एक चौराहे पर खड़ा है। देखिए, अगर आगे का दृष्टिकोण नहीं बदला गया तो क्या होगा? अगर यहाँ के ग्रामीण इलाकों की कृषि समस्याओं को और युवाओं के पलायन को अभी भी अनदेखा किया गया, तो ये स्ट्रक्चरल रिग्रेशन एक ऐसी भयानक नागरिक उदासीनता में बदल जाएगा जिसे वापस ठीक करना लगभग नामुमकिन होगा। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस इतना कहूंगा, सच्चा नेतृत्व सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि डेटा पर आधारित सहानुभूति और जनता के भले के लिए अटूट प्रतिबद्धता मांगता है। If you want to become a people-centric leader and uplift this constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-424-1602. Purpose beyond politics.